नमस्कार सभी बच्चों को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय SK सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा जो अध्ययनरत टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान की झीलें, मीठे पानी की झीलें, जिसमें हमने एक वीडियो के अंदर राजस्थान की 3 या 4 झीलों का अध्ययन किया था। हमने जयसमंद झील को पढ़ा था, राजसमंद झील को, और उसके बाद में नक्की झील के बारे में हमने अध्ययन किया था, कोलायत झील का अध्ययन किया था। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम की जहाँ तक की संभावनाएं हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये ज़रूर आ रही है कि भी लॉकडाउन के तुरंत बाद में एग्ज़ाम करवा दिया जाए। रीट की खास करके बात चल रही है, भी सितंबर अगस्त के अंदर एग्ज़ाम होगा, पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखिए। कभी भी किसी भी पल कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम आपको बताएंगे कब एग्ज़ाम होगा। तो हमारे राजस्थान की झीलों का टॉपिक चल रहा है और राजस्थान की झीलों के अंदर आज का जो हमारी झीलें हैं उनके अंदर देखिए, हाँ, एक हमारी झील है पुष्कर झील, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। पुष्कर झील अजमेर, पुष्कर झील अजमेर के अंदर बनी हुई है, अजमेर में। देखिए, पुष्कर झील अजमेर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले किसके निर्माण के बारे में जब बातें होती है कि पुष्कर झील का निर्माण, तो निर्माण के बारे में कहा जाता है कि यह ज्वालामुखी निर्मित, कल के दिन भी हमने बात की थी, यह ज्वालामुखी निर्मित काला डेरा झील है। ज्वालामुखी निर्मित कैसी झील है? काला डेरा झील है। कल मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील कौन सी होती है और ज्वालामुखी निर्मित काला डेरा झीलें कौन सी होती है। और पुष्कर झील के बारे में कहा जाता है यह क्या है? ज्वालामुखी निर्मित काला डेरा झील है एक। दूसरी चीज इसके निर्माण के बारे में ही कि इसका निर्माण है वो एक ब्राह्मण के द्वारा, पुष्करण या ब्राह्मण के द्वारा, पुष्करण या ब्राह्मण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये बात भी पढ़ने को आती है कि भी इसका निर्माण पुष्कर या ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया था और इसी वजह से इस झील का नाम क्या है? पुष्कर झील रख दिया गया है। अगर हम बात करते हैं पुष्कर झील, तो यह राजस्थान के अंदर NH नेशनल हाईवे 89 के ऊपर स्थित है। राजस्थान का जो नेशनल हाईवे 89 है इसके ऊपर यह झील बनी हुई है, अजमेर जिले के अंदर है। राजस्थान के अंदर ज्वालामुखी निर्मित झील काला डेरा है। अगर हम बात करते हैं पुष्कर या ब्राह्मण ने इसका निर्माण करवाया, ऐसा भी पढ़ने को आता है, इस वजह से इस झील का नाम पुष्कर झील रखा गया है। फिर कि यह राजस्थान में NH 89 पर स्थित झील है। इसके बाद में देखिए, अगर हम पढ़ते हैं पुष्कर झील के कुछ उपनामों के बारे में, उपनाम जो है इसके काफ़ी अच्छे रहते हैं। उपनाम किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो उपनामों के अंदर देखिए, पुष्कर झील को कहते हैं तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तो पुष्कर झील अजमेर को। वहीं पर तीर्थों का भांजा, और भांजा कहलाता है मचकुंड धौलपुर, मचकुंड स्थान पड़ता है धौलपुर के अंदर, उससे कहा जाता है तीर्थों का भांजा। और तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? हमारे पुष्कर झील को। इसके बाद में देखिए, इसे कहा जाता है हिंदुओं का पांचवा तीर्थ। इसे ही क्या कहते हैं? हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है। हिंदुओं का पांचवा तीर्थ पुष्कर झील को कहा जाता है। इसे ही प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इसे कोक्कण तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज कोक्कण तीर्थ के नाम से भी किसे जाना जाता है? पुष्कर झील को ही जाना जाता है। तीर्थों का मामा कहा जाता है, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है, प्रयागराज कहा जाता है और कोक्कण तीर्थ के उपनाम से इसे ही जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए इसकी कुछ बसावट जो बनी हुई है वो ये अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर फैली हुई झील है। इस प्रकार से ये बनी हुई है अर्धचंद्राकार आकृति में। ध्यान रखना, राजस्थान का कौन सा जिला अर्धचंद्राकार आकृति में है? तो वो है सीकर। अर्धचंद्राकार आकृति में फैले हुए बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो बरखान। और अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? पुष्कर झील अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई है। अब हमें क्या खास बातें इसकी ध्यान रखनी है? देखो, यह राजस्थान की क्या है? सबसे पवित्र झील का दर्जा है। राजस्थान की सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं, राजस्थान की क्या है? सबसे पवित्र झील है। राजस्थान की ये क्या है? सबसे पवित्र झील। इसके बाद में यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। पवित्र है, राजस्थान की सबसे क्या है? प्राचीन झील है। फिर बात करते हैं, राजस्थान की प्राकृतिक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक झील है ये। देखिए, जयसमंद
क्या थी, कृत्रिम मीठे पानी की झील थी। और ये ज्वालामुखी निर्मित यानी प्रकृति के द्वारा है, इसलिए प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। पवित्र झील का दर्जा है क्योंकि हिंदुओं का 5वां तीर्थ है, इसे माना गया है, तीर्थों का मामा कहा जाता है, इसलिए पवित्र झील का दर्जा है। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील का दर्जा इसे मिला हुआ है, प्राकृतिक झील है। इसके अलावा ध्यान रखना, यही झील क्या है, राजस्थान की प्रदूषित झील भी है। पवित्र होने के साथ साथ में क्या है, प्रदूषित झील भी है। अब देखिए कि दोनों बातें हो गई सर, यहाँ पे आप ये भी बोल रहे हो ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, और आप ये भी कह रहे हो ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। तो ये चीज़ क्या है, तो देखो हमने कल बात की थी ना कि इस झील के अंदर जो एक मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यहाँ पर मेला कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरता है। और उस मेले के अंदर किसकी परंपरा है, दीपदान की परंपरा। मेले की परंपरा क्या है, दीपदान परंपरा इसकी प्रमुख परंपरा रहती है। अब लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में जब लोग इकट्ठे होते हैं इस मेले के अंदर, तो जो दिए जलाए जाते हैं, दीपदान करते हैं लोग, वो दिए जलाकर इस झील के अंदर बहा दिए जाते हैं। अब जो लाखों की मात्रा में ये जो दिए हैं वो इसके तलहटी में जम जाते हैं, और इसी वजह से ये झील वर्तमान में कैसी झीलों में शामिल हो रही है, प्रदूषित झीलों के अंदर। तो ध्यान रखना, अजमेर के अंदर है, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के अंदर मेला भरता है, और इसी मेले के अंदर किसकी परंपरा है, दीपदान की परंपरा है। और इसके साथ में हमें क्या याद रखना है कि देखो, हम अगर कहते हैं कि भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है दीपदान की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का रंगीन मेला किसे कहा जाता है, राजस्थान का रंगीन मेला, राजस्थान का रंगीन मेला किस मेले को कहा जाता है। तो राजस्थान का रंगीन मेला किस मेले को कहा जाता है, इस पुष्कर झील में लगने वाले मेले को राजस्थान का क्या कहते हैं, रंगीन मेला कहा जाता है। तो यहाँ तक देखिए। अब इसके बाद में इस झील से कुछ और चीजें जुड़ी हुई है कि इस झील के अंदर कितने घाट बने हुए हैं, तो हम कहते हैं इस झील में कितने घाट हैं, 52 घाट हैं। कितने घाट बने हुए हैं, 52 घाट बने हुए हैं। इसमें से हमें 2 घाट खास करके याद रखना, एक तो है गो घाट, कौन सा घाट है, गो घाट, और दूसरा आपको याद रखना है महिला घाट, महिला घाट। गो घाट और महिला घाट, ये 2 ध्यान रखिए। क्यों प्रसिद्ध है कि गो घाट तो इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी, पाठ किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किया गया था, पाठ किया गया। गो घाट के किनारे बैठकर ही गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की पाठ की थी। और महिला घाट जो है कि यहाँ पर एक ब्रिटिश राजकुमारी जिसकी बात होती है कि 1911 के अंदर ब्रिटिश राजकुमारी मैडम मैरी के आगमन पर, किसके आगमन पर, मैडम मैरी के आगमन पर, जब मैडम मैरी राजस्थान में आ रही थी तब उनके आगमन पर इस झील के किनारे एक घाट बनाया गया था जिसे महिला घाट कहा जाता है। इसी को जनाना घाट कहते हैं, इसी को महिला घाट कहते हैं। वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में इस महिला घाट का नाम बदलकर गांधी घाट कर दिया गया है। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, गांधी घाट, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां थी ना, उनकी मृत्यु के बाद में महात्मा गांधी जी की अस्थियां इसी घाट से बहाई गई थी इसके अंदर, तो इसलिए वर्तमान में महिला घाट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, गांधी घाट रख दिया गया है। 52 घाट बने हुए हैं, 2 घाट याद रखना, एक गो घाट, दूसरा महिला घाट। गो घाट के किनारे तो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब पाठ की रचना की थी, और दूसरा महिला घाट 1911 में मैडम मैरी के आगमन पर इसका निर्माण करवाया गया था। और वर्तमान में इस महिला घाट को किस नाम से जानते हैं, गांधी घाट के नाम से, क्योंकि महात्मा गांधी जी की अस्थियों का यहाँ से क्या किया गया था, विसर्जन किया गया था। तो ये इस झील से जुड़ी हुई हमारी मुख्य बातें पुष्कर झील के किनारे। अब इसके अलावा देखो, इस झील के किनारे ना ब्रह्मा जी का और सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी और सावित्री माता का मंदिर, ध्यान रखना, ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है, ब्रह्मा जी और सावित्री माता का मंदिर भी, दोनों के दोनों मंदिर बने हुए हैं, ब्रह्मा जी और सावित्री माता का मंदिर। खास बात क्या है कि ये जो सावित्री माता का मंदिर है ना, यहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे बनाया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में रोपवे जब हम पढ़ेंगे तो राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता मंदिर में पढ़ने को आएगा आपको। राजस्थान का दूसरा रोपवे करणी माता मंदिर
उदयपुर के अंदर, न कि देश नोकवाड़े में। करणी माता का मंदिर उदयपुर में, राजस्थान का दूसरा रोपवे, और राजस्थान का जो तीसरा रोपवे है वो यहीं पर सावित्री माता के मंदिर में बनाया गया है। चौथा कनक वृंदावन जयपुर में, पांचवा माउंट आबू में प्रस्तावित है। तो यहाँ से दोबारा मैं सारी बातें रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पुष्कर झील कहाँ पर है, तो अजमेर के अंदर है। ज्वालामुखी निर्मित एक क्या है, काला डेरा झील है ज्वालामुखी निर्मित। निर्माण कहते हैं पुष्कर या ब्राह्मण ने इसका निर्माण करवाया था। NH89 पर यह स्थित झील है, NH89 पर अजमेर में स्थित झील है। उपनामों में इसे तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर झील को, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है, प्रयागराज के नाम से इसे जानते हैं, और कोकण तीर्थ के नाम से भी जानते हैं इसी को। फिर बात करते हैं तो यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्रदूषित झील है। इस झील के अंदर जो मेला है वो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इस कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, उसमें किसकी परंपरा रहती है, दीपदान की परंपरा रहती है। और इस मेले को कहा जाता है, यहाँ पर जो मेला भरता है उसे कहते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला। कहाँ लगता है, तो पुष्कर झील में। फिर इस झील में कितने घाट हैं, तो 52। 2 घाट याद रखिए, गो घाट और महिला घाट। महिला घाट को वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। तो ये हमारे, इसके अलावा कहते हैं कि इस झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी, जिसे मेनका जी ने भंग कर दिया था। आपके बारे में, इसके बारे में पढ़ने को आता है विश्वामित्र ने किस झील के किनारे तपस्या की थी, तो वो हमारी यही पुष्कर झील है जिसके किनारे ये पढ़ने को आता है। तो इसके अलावा कहते हैं कि वेदव्यास जी ने महाभारत की जो रचना की थी, वेदव्यास ने जो महाभारत की रचना की थी वो भी इसी झील के किनारे बैठकर की गई थी। इसके अलावा अगर यहाँ पर क्या सावित्री माता और ब्रह्मा जी का क्या है, मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर इसी सावित्री माता के मंदिर के ऊपर राजस्थान का क्या है, तीसरा रोपवे लगवाया गया है। तो नेक्स्ट झील की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारी पुष्कर झील। इसके बाद में देखिए आगे अगर झीलों के बारे में बात करते हैं तो यहीं पर अजमेर के अंदर एक झील और पड़ती है जिसका नाम है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील अजमेर के अंदर ही है, अन्ना सागर झील अजमेर। एक ध्यान रखना, 1900, अभी पुष्कर झील की बात कर रहे थे, 1997 के अंदर, 1997 के अंदर पुष्कर झील में सफाई का कार्य करवाया गया था, जिसे हम कहते हैं पुष्कर समन्वित योजना। पुष्कर समन्वित योजना, समन्वित योजना। और ये पूछा भी जा चुका है कि 1997 में पुष्कर झील में सफाई कार्य के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी। पुष्कर झील में जो खुदाई का कार्य या सफाई का कार्य करवाया गया था उस योजना का नाम दिया गया था पुष्कर समन्वित योजना। कब प्रारंभ की गई थी, तो 1997 के अंदर। और किस देश के शोग से, काफ़ी अच्छा रहता है, किस देश के शोग से, तो कनाडा के शोग से। किसके शोग से की गई थी, कनाडा के शोग से। पुष्कर में सफाई कार्य करवाने के लिए पुष्कर समन्वित योजना का प्रारंभ किया गया था। 1997 में ये योजना चलाई गई थी वहाँ पर, और कनाडा देश के शोग से संबंधित किससे थी, तो पुष्कर झील में सफाई कार्य करवाने से संबंधित थी ये योजना। अब देखिए हमारी क्या है, अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है, अन्ना सागर झील है वो अजमेर के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे है, तो अजमेर में, अजमेर के अंदर पड़ती है अन्ना सागर झील। इसका निर्माण करवाया था अर्णोराज के द्वारा। अर्णोराज या इन्हीं का नाम आता है अन्ना जी। इसका निर्माणकर्ता कौन थे, अर्णोराज या अन्ना जी के द्वारा इनका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। 1113 के अंदर अर्णोराज या अन्ना जी के द्वारा इसका क्या हुआ था, निर्माण करवाया गया था। खास बात क्या है यहाँ पर कि तुर्क सेना के खून से रंगी हुई, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा भी जा चुका है कि तुर्क सेना के खून से रंग रंगित धरती को साफ करवाने के लिए कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था। तो तुर्क सेना के खून से रंग रंगित धरती को साफ करवाने के लिए किस झील का निर्माण हुआ था, अन्ना सागर झील का। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि तुर्क सेना के खून से रंग रंगित धरती को साफ करवाने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया है, पुष्कर झील का निर्माण करवाया गया है। इसके बाद में देखिए अगर हम बात करते हैं
तुर्क सेना के खून से रंग-रंगी धरती को साफ करवाने के लिए कौन सी झील का निर्माण हुआ था? अन्ना सागर झील का, जो अजमेर में बनी हुई है। अब खास बात क्या है अन्ना सागर झील की, कि इस झील के किनारे अगर हम बात करते हैं तो देखो, आपने हिस्ट्री के अंदर शासकों के नाम सुने होंगे। अगर हम बात करते हैं बाबर के बाद में अगर हम बात करते हैं तो हुमायूं के बाद में आप हिस्ट्री में पढ़ते हो अकबर, बहु आज शाहजहां आएगा, तो हम ये पढ़ते हैं, देखिए याद रखने के लिए, बहु आज अकबर, फिर जहांगीर के बाद में आप पढ़ते हो शाहजहां, और शाहजहां के आप बात पढ़ते हो औरंगजेब। ये शासक हिस्ट्री के पढ़ने को आते हैं मुगल काल के अंदर। बहुआज शाहजहां आएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए ये जो जहांगीर है इसके बारे में यहाँ से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है कि जहांगीर ने इस अन्ना सागर झील के किनारे एक तो झरना बनवाया था। जहांगीर के द्वारा इस झील के किनारे कौन सा झरना बनाया गया था? तो ध्यान रखना, चश्मा ए नूर। कौन सा झरना बनाया गया है? चश्मा ए नूर नामक झरने का निर्माण इस झील के किनारे इनके द्वारा करवाया गया था। चश्मा ए नूर नामक झरना किस झील के किनारे लगा हुआ? तो वो झील कौन सी है? अन्ना सागर झील है। और इस झरने का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाने वाला कौन था? जहांगीर के द्वारा क्या करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर के बारे में देखिए, जहांगीर की अगर हम बात करते हैं पत्नी की, तो इनकी जो प्रेमिका थी, ठीक है, जिसके बारे में आपने सुना होगा नूरजहां। और नूरजहां की जो माता थी उनका नाम था अशमत बेगम। उनका नाम क्या था? अशमत बेगम। जहांगीर की जो प्रेमिका है नूरजहां के बारे में अगर हम बात करते हैं, इनकी पत्नी नूरजहां या प्रेमिका के बारे में कुछ कहते हैं, तो उनकी माता का नाम क्या था? अस्मत बेगम। हम सीधा कहें कि जहांगीर की जो सासू माँ थी अस्मत बेगम, इस अस्मत बेगम के द्वारा इसी झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे, अस्मत बेगम के द्वारा अन्ना सागर झील के किनारे गुलाब की पंखुड़ियों से क्या बनाने की पद्धति खोजी गई थी? इत्र बनाने की पद्धति खोजी गई थी। इत्र यानी वर्तमान का परफ्यूम, सेंट बनाने की पद्धति खोजने वाली कौन थी? अस्मत बेगम थी। और अस्मत बेगम की अगर हम बात करते हैं तो अस्मत बेगम ने इस पद्धति का निर्माण, अब इत्र बनाने की पद्धति की खोज कहाँ की थी? तो अन्ना सागर झील के किनारे की थी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो कि चश्मा-ए नूर नामक झरना जो है वो किसने बनवाया इस झील के किनारे? जहांगीर ने बनवाया, अन्ना सागर झील के किनारे बनवाया। जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां, और नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम। इस अस्मत बेगम के द्वारा गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने की पद्धति सर्वप्रथम खोजी गई थी। यानी सबसे पहले विश्व में सेंट बनाने की जो पद्धति थी ना, वो खोजने वाली महिला कौन है? अस्मत बेगम। और इसने इस गुलाब की पंखुड़ियों से जो सेंट बनाने की पद्धति खोजी थी वो कौन सी झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे इसका खोज की गई थी। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस झील से और क्या जुड़ी हुई है, तो देखो इस झील के किनारे ही जो दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था। पहले इसे सुभाष उद्यान के नाम से जानते थे, वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। पहले इसका निर्माण क्या करवाया था? दौलत बाग। इस झील के किनारे कौन से बाग का निर्माण करवाया गया था? दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था। अन्ना सागर झील के किनारे ही दौलत बाग बनाया गया था, और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। देखो हमारी दो झीलें हैं जिनमें 12 दरियाँ पढ़ने को आएंगी। एक तो जब हम पढ़ेंगे बालसमुंद झील के बारे में, जो जोधपुर के अंदर हम एक बालक राव परिहार ने जिस झील का निर्माण करवाया था, उस झील के अंदर पढ़ने को आएगी। और तब वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे भी उस बालसमुंद झील जोधपुर के अंदर भी क्या है? 12 दरियों का निर्माण करवाया गया है, जो सूर सिंह के द्वारा बनाई गई है। और इस झील के अंदर भी 12 दरियों का निर्माण करवाया गया है, जो शाहजहां के द्वारा करवाई गई थी। इस झील के अंदर भी कितनी दरियां हैं? 12 दरियां लगी हुई है। 12 दरियों का निर्माण करवाया गया है। और यहाँ पर जो 12 दरियों का निर्माण है वो किसने करवाया है?
शाहजहां ने करवाया है। यहाँ पर 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने। राजस्थान की 2 जिलों में लगी हुई है, एक तो इस अन्ना सागर झील में अजमेर में, और दूसरी हमारी राजस्थान की कौन सी झील में है? तो बालसमुंद झील। बालसमुंद झील जो जोधपुर में पड़ती है, यहाँ पर निर्माण करवाया था सूर सिंह ने। यहाँ पर निर्माण किसने करवाया है? सूर सिंह ने। हिस्ट्री के अंदर आप इन शासकों के बारे में पढ़ोगे, हिस्ट्री में जब इनके बारे में आप अध्ययन करोगे तो और ज़्यादा पढ़ने को आपको ये मिलेंगे। तो ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर देता हूँ पूरी झील को। अन्ना सागर झील निर्माण करवाया अर्णोराज या अन्ना जी ने। तुर्क सेना के खून से रंगी हुई धरती को साफ करवाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। इस झील के किनारे चश्मा-ए-नूर नामक झरना बना हुआ है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इसी झील के किनारे जहांगीर की सासू माँ अस्मत बेगम के द्वारा गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने की पत्ती खोजी गई थी। इस झील के किनारे दौलतबाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। और इस झील के अंदर शाहजहां के द्वारा 12 दरियों का निर्माण करवाया गया था। और ऐसे ही 12 दरियां और कहाँ पे लगी हुई है? बालसमुंद झील में, जिस यहाँ पर निर्माण किसने करवाया था? सूर सिंह ने। एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो हम बात करते हैं सर टॉमस रो। राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी था सर टॉमस रो। टॉमस रो ये व्यक्ति था जो सबसे पहले राजस्थान के अंदर आया था। और राजस्थान में इसने मुलाकात किससे की थी? जहांगीर से। ये किससे मिलने आया था? जहांगीर से मिलने आया था। सर टॉमस रो ब्रिटिश अधिकारी जहांगीर से अनुमति लेने आता है भारत के अंदर व्यापार करने की। इससे पहले विलियम हॉकिंस आए थे, उनको तो अनुमति मिली नहीं थी। वो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी था। हमसे क्वेश्चन पूछे भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी, तो सर विलियम हॉकिंस था। और राजस्थान आने वाला पहला कौन था? सर टॉमस रो, जहांगीर से मुलाकात करने आया था। अब देखिए, इनकी मुलाकात के बारे में 2 चीज़ें हैं। कुछ बुकों में लिखी होती है कि इनकी मुलाकात कहाँ पे होती है? जहांगीर से अन्ना सागर झील के किनारे। कहते हैं जब ये राजस्थान में इससे मिलने आया तो जहांगीर इस समय कहाँ था? अन्ना सागर झील के किनारे आया हुआ था। और कहीं पर यह लिखा होता है कि इनकी मुलाकात जो मैगनीज दुर्ग बनाया गया है अजमेर के अंदर, जिसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं, राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम पद्धति पर बना हुआ जो दुर्ग है मैगजीन का किला, तो उस दुर्ग के अंदर इनकी मुलाकात हुई थी। तो ध्यान रखना, बाय द वे ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से किस झील के किनारे हुई, तो वो झील कौन सी है? अन्ना सागर झील, जहाँ पर ये दोनों आपसे मिलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इस झील के बाद में इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ऐसी ही छोटी छोटी झीलें जिनके बारे में देखो, एक झील जैसे पढ़ा भी चुके हम, अधिकतर पढ़ चुके हैं, मोती झील। मोती झील, और मोती झील जो है वो कहाँ पे है? भरतपुर में। मोती झील कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर बनी हुई है। अब देखिए, यह पहली बात करते हैं मोती झील। तो मोती झील जो भरतपुर के अंदर, रूपारेल नदी जब मैंने पढ़ाई थी, अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ रूपारेल, जिसका उद्गम जो उदयनाथ पर्वत से हो रहा था, उस पर मैंने अध्ययन करवा दिया था। देखिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मोती झील जो है, इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। इसका निर्माण किसने करवाया है? सूरजमल जाट ने। जाटों के प्लेटो, इस सूरजमल जाट को क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून शासक। जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल जाट को। और इसी सूरजमल जाट ने मोती झील का क्या है? निर्माण करवाया था। यह झील कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है? तो नदी आपको पता ही है कौन सी नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे बनी हुई है। कौन सी नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे ये झील बनी हुई है, मोती झील भरतपुर के अंदर। खास बात क्या है इस झील के अंदर? इस झील की खास बात क्या है कि यहाँ पर एक तो मत्स्य पालन किया जाता है। इस झील के अंदर क्या किया जाता है? मत्स्य पालन सुविधा दी गई है। मत्स्य पालन सुविधाएं यहाँ पर क्या की गई है? बनाया गया है। जैसे राजस्थान के अंदर इस झील के अंदर क्या है? मछली पालन की सुविधाएं दी गई है, आप मछलियों का पालन कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर नौकायान की सुविधा भी प्रदान की गई है। किसकी सुविधा प्रदान की गई है? नौकायान की सुविधा।
नौकायान की सुविधा भी यहाँ पर क्या की गई है, प्रदान की गई। एक तो मत्स्य पालन किया जाता है यहाँ पर। राजस्थान की कौन सी झील मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो झील कौन सी है, मोती झील है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मत्स्य नहीं, वो सिलीसेट झील है भाई, ये गलत हो गया है, इसको हटाइए। मत्स्य पालन के लिए सिलीसेट झील है, अलवर के अंदर पड़ती है सिलीसेट झील। तो यहाँ पर देखिए नौकायान की सुविधा, एक मिनट इसको हटाइएगा, ये दूसरी कहा गया है। हाँ, यहाँ पर देखिए नदी, रूपारेल नदी के बारे में हमने बात कर रहे थे। इसके बाद में क्या है, राज्य की एकमात्र ऐसी झील है, राज्य की एकमात्र ऐसी झील जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल। इस झील के अंदर क्या पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। और हमारे इसे ध्यान रखना, भरतपुर की जीवन रेखा भी किसे कहा जाता है, मोती झील को कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन किसे कहते हैं, मोती झील को। तो यही बातें यहाँ से याद रखनी है। मोती झील भरतपुर, निर्माण किसने करवाया, तो सूरजमल जाट ने, जिसे क्या कहते हैं, जाटों का प्लेटो शासक। और कौन सी नदी के किनारे, तो मोती झील रूपारेल नदी के किनारे बनी हुई है। राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें क्या पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। और क्या है, अगर हम बात करते हैं तो अंतिम जो हमें अभी यहाँ से एक लाइन ली थी, इसे भरतपुर की क्या कहा जाता है, मोती झील को क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा इस झील को क्या है, कहा जाता है। तो ये हमारी झील है मोती झील, छोटी सी। ठीक है जी। इसके बाद में देखो, अगर ऐसे ही कोई एक झील और उठा लेते हैं आज के दिन, तो 3 झीलों का अध्ययन किया है। एक झील की अगर हम बात करते हैं तो फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील ये है उदयपुर के अंदर। फतेह सागर झील कहाँ पे है, उदयपुर में। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, हम इधर पढ़ लेते हैं। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर। इसके बाद फतेह सागर झील की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण सबसे पहले कहते हैं कि 1688 ईस्वी के अंदर जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण 1688 के अंदर किसके द्वारा करवाया गया था, जय सिंह के द्वारा। फिर कहते हैं कि इसका पुनः जो निर्माण था, फतेह सागर झील का जो पुनः निर्माण है वो फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, फतेह सिंह के द्वारा। और इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम क्या है, फतेह सागर झील रखा गया, जो उदयपुर के अंदर बनी हुई है। सबसे पहले निर्माण करवाया था जय सिंह ने 1688 के अंदर, फिर इसका निर्माण करवाया फतेह सिंह ने 1888 के अंदर। तो इसके बाद में इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम क्या रख दिया गया था, फतेह सागर। इसके अलावा ध्यान रखिए, इस झील की जो नींव है, फतेह सागर झील की नींव जो है वो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, एक विद्वान था ये ड्यूक ऑफ कनॉट, और ड्यूक ऑफ कनॉट ने इस झील की क्या रखी थी, नींव रखी थी। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इस झील की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। इसलिए इसे कनॉट बांध के नाम से भी जानते। इस झील को क्या कहा जाता है, कनॉट बांध। कनॉट बांध के उपनाम से भी क्या है, इसी झील को जाना जाता है। देखिएगा, पहली बार निर्माण करवाया जय सिंह ने, फिर निर्माण करवाया फतेह सिंह ने, तो इसलिए फतेह सागर झील के नाम से जानने लगे। तो इस झील की नींव रखने वाला एक जो विद्वान था वो कौन था, ड्यूक ऑफ कनॉट नामक एक व्यक्ति था जिसने इसकी नींव रखी थी। और उसी के ऊपर क्या है कि इसे कनॉट बांध के नाम से भी जानते। इसी झील को एक अन्य उपनाम देवली तालाब, इस झील को क्या कहा जाता है, देवली तालाब के उपनाम से भी जानते हैं। क्या पहले इसकी जगह एक तालाब हुआ करता था और उस तालाब के ऊपर इस झील का निर्माण करवाया गया है, और तालाब का नाम क्या है, देवली तालाब। तो ये हमारी फतेह सागर झील है। इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले निर्माण किसने करवाया, जय सिंह ने, फिर निर्माण फतेह सिंह ने, फिर नींव किसने रखी, ड्यूक ऑफ कनॉट ने, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, कनॉट बांध के नाम से। उपनाम इसका क्या है, देवली तालाब। फतेह सागर झील को क्या कहते हैं, देवली तालाब के नाम से जानते हैं। अब खास बातें क्या है कि यहाँ पर भारत की प्रथम सौर ऊर्जा वेधशाला की स्थापना, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित वेधशाला जो बनाई गई है वो किस झील के अंदर संचालित है,
इसी झील में भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से चालित जो वेधशाला है वो कहाँ पे है? फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है। अहमदाबाद के अंदर जो एक संस्था है सौर ऊर्जा से जो वेधशालाएँ चलती है, उन्हीं की शाखा के द्वारा भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से चालित जो वेधशाला है उसका निर्माण कहाँ पर करवाया गया है? फतेह सागर झील के अंदर करवाया गया। एक तो आता है सौर ऊर्जा से चालित भारत की प्रथम नाव कहाँ चलाई गई? तो सौर ऊर्जा से चालित भारत की प्रथम नाव जो है वो पिछोला झील में चलाई गई थी, और सौर ऊर्जा से चालित प्रथम वेधशाला अगर कहीं पर चलाई गई तो वो कहाँ पर है? फतेह सागर झील के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसी झील के पास में सहेलियों की बाड़ी बनी हुई है। इसी झील के पास में क्या है? सहेलियों की बाड़ी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, सहेलियों की बाड़ी किस झील के अंदर स्थित है? तो सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे पड़ती है? फतेह सागर झील के अंदर सहेलियों की बाड़ी बनी हुई। इसके पास में ही एक बाड़ी बनाई गई है, सहेलियों की बाड़ी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस झील के पास में ही एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मोती मगरी पहाड़ी। मोती मगरी पहाड़ी, इस झील के पास में कौन सी पहाड़ी है? मोती मगरी की पहाड़ी। और इस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है महाराणा प्रताप का स्मारक। किसका स्मारक है? महाराणा प्रताप का स्मारक। महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है इस झील के किनारे। तो ये हमारी झील कौन सी हो गई? फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर। दोबारा निर्माण जय सिंह ने, पुनः निर्माण फतेह सिंह ने, इसलिए नाम फतेह सागर पड़ा। नींव रखी ड्यूक ऑफ कनौट ने, इसलिए इसे कनौट बांध के नाम से जानते हैं। देवली तालाब की जगह इसे बनाया गया है तो इसे देवली तालाब के उपनाम से भी जानते हैं। भारत की प्रथम सौर वेधशाला का संचालन इस झील के अंदर किया गया है। और इसी झील के पास में क्या है? सहेलियों की बाड़ी पड़ती है। और इसी झील के पास में मोती मगरी नामक पहाड़ी है जिसके ऊपर क्या है? महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। तो इसके बाद में देखिए आज के दिन की हमारी ये पुष्कर झील, पुष्कर के बाद में हमने पढ़ी थी अन्ना सागर झील, फिर हमने मोती झील के बारे में अध्ययन किया, और फिर ये हमारी कौन सी झील हो गई है? ये आपकी फतेह सागर झील हो गई है। अब इसके बाद में देखिए बड़ी झीलों के अंदर एकमात्र जो झील बसती है वो पिछोला झील है, पिछोला है। फिर उसके बाद में गेप सागर जिसका महारावल डूंगरा गोपीनाथ ने जिसका निर्माण करवाया उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नंदसमंद झील, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं थोड़ी बहुत उनके बारे में है। बालसमंद झील, एक एक दो दो लाइनें बसती है। कल के दिन में हमारे झीलों का टॉपिक क्या है? कंप्लीट हो जाएगा। कल ये हमारी झीलों का एक पार्ट और बनेगा और उसके अंदर हमारी ये वीडियो क्या है? कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारे आगे के टॉपिकों की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से, लगातार आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल।